गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंश पूंजी के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले जो हम कैपिटल लेंगे उसका नाम होगा अधिकृत पूंजी, जिसका एक नाम और होता है पंजीकृत पूंजी, या बोल सकते हो आप उसे नाम मात्र की पूंजी। अधिकृत पूंजी को इंग्लिश में ऑथोराइज्ड कैपिटल बोला जाता है, पंजीकृत पूंजी को रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है और नाम मात्र की पूंजी को नॉमिनल कैपिटल बोला जाता है। ये मैं आपको एक ही कैपिटल यानी एक ही पूंजी के दो या इसके जो अतिरिक्त नाम वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई बार क्या होता है एग्जाम में किसी भी नाम से परिभाषा पूछ ली जाती है कि अधिकृत पूंजी से क्या आशय है, पंजीकृत पूंजी से क्या आशय है या नाम मात्र की पूंजी से क्या आशय है। तो आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको ये इसके तीनों नाम बता दिए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं अधिकृत पूंजी से क्या आशय है। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अधिकृत पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में के पूंजी वाक्य में पूंजी की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है वही पूंजी क्या कहलाती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 8 के अनुसार अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल या पंजीकृत पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल से आशय ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत पूंजी की अधिकतम राशि हो। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है, यानी पार्षद सीमा नियम में जो पूंजी की अधिकतम राशि बताई जाती है वही पूंजी कौन सी कहलाती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। अच्छा, इस पे एक बात और ध्यान रखना, अधिकृत पूंजी में दोनों प्रकार के अंशों को शामिल किया जाता है, जिसमें समतांश भी आते हैं, समतांश पूंजी भी आती है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी आती है। लेकिन इन दोनों पूंजियों को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन आती दोनों पूंजियां हैं अधिकृत पूंजी में। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल। अब देखो इसमें क्या है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी भी पूंजियां हैं सब पूंजियों की परिभाषा एक दूसरे के अंदर से निकालते हुए जाएंगे। जैसे निर्गमित पूंजी की परिभाषा है वो हम अधिकृत पूंजी में से निकालेंगे। कैसे? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाता है कौन सी पूंजी कहलाती है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। दोबारा सुन लो एक बार, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाता है कौन सी पूंजी कहलाती है, निर्गमित पूंजी कहलाती है, इशूड कैपिटल कहलाती है। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या दे रखी है। देखो, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 50 के अनुसार निर्गमित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है। किसमें से निर्गमित किया जाता है, अधिकृत पूंजी में से निर्गमित किया जाता है। इस प्रकार निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का ही एक भाग है। देखो वही बात आ गई है कि ये जो पूंजी है निर्गमित पूंजी, ये अधिकृत पूंजी में से ही निर्गमित की जाती है जिसे कंपनी द्वारा अभिदान के लिए निर्गमित किया गया है। तो दूसरे नंबर की हमारी पूंजी हो गई निर्गमित पूंजी। तीसरी पूंजी आ गई प्रार्थित पूंजी। अब इसकी परिभाषा जस्ट इससे ऊपर वाली परिभाषा में से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा प्रार्थित कर लिया गया हो या क्रय कर लिया गया हो वो कौन सी पूंजी कहलाती है, प्रार्थित पूंजी, जिसे हम इंग्लिश में सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। दोबारा सुन लो एक बार परिभाषा, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है कौन सी पूंजी कहलाती है, क्रय कर लिया जाता है या प्रार्थित कर लिया जाता है कौन सी पूंजी कहलाती है, प्रार्थित पूंजी कहलाती है। देखो इसकी परिभाषा, प्रार्थित पूंजी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो एक बात ध्यान रखना, जितनी भी ये कैपिटल है, जैसे अधिकृत पूंजी हुई, निर्गमित पूंजी हुई, प्रार्थित पूंजी हुई, ये जितनी भी पूंजी है
इनके आपको सबके इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि अधिकृत पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमें जो हेडिंग वगैरह देनी होगी कैपिटल की, वो आपको इंग्लिश में देनी होगी, तो इनका आपको इंग्लिश अर्थ भी पता होना चाहिए। तो चलो प्रार्थित पूंजी की परिभाषा देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 86 के अनुसार प्रार्थित पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित की गई हो या क्रय की गई हो। इस प्रकार प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी, एक बात ध्यान रखना, प्रार्थित पूंजी का दूसरा नाम अभिदत्त पूंजी भी होता है। बोर्ड में एक दो बार पूछा भी गया है कि अभिदत्त पूंजी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना प्रार्थित पूंजी का ही दूसरा नाम होता है अभिदत्त पूंजी। चाहे प्रार्थित पूंजी बोल दो चाहे अभिदत्त पूंजी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अगली पूंजी है मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी, अब इसकी परिभाषा जस्ट इससे ऊपर वाली परिभाषा में से निकालेंगे कि प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से, सदस्य कौन हुए, अंशधारी, जिसे कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से मांग लिया जाता है, कौन सी पूंजी कहलाएगी, मांगी गई पूंजी, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। इन सारी पूंजियों को मैं आपको लास्ट में एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा जिससे आपकी ये और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगी मांगी गई पूंजी। अगली पूंजी आती है प्रदत्त पूंजी, यानी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल को बोला जाता है प्रदत्त पूंजी। इसकी परिभाषा हम लेंगे कैसे, मांगी गई पूंजी में से, कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी में से जितनी पूंजी सदस्यों द्वारा चुका दी जाती है उसे कौन सी पूंजी कहते हैं, प्रदत्त पूंजी भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है चुकता पूंजी, भी इसी को बोला जाता है। ध्यान रखना, चुकता यानी चुका दिया जाता है, चुकता पूंजी। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार परिभाषा, मांगी गई पूंजी में से सदस्यों द्वारा जितनी पूंजी चुका दी जाती है, सदस्य कौन हुए, अंशधारी, अंशधारियों द्वारा जितनी पूंजी कंपनी को चुका दी जाती है वह कौन सी पूंजी कहलाती है, चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी कहलाती है। अब है लास्ट है इसमें संचित पूंजी, जिसे रिजर्व कैपिटल, इसका भी एक नाम और होता है, इसे आरक्षित पूंजी भी कहा जाता है। आरक्षित पूंजी, ये जो मैं कैपिटल के एक से ज्यादा नाम बता रहा हूं आपको, ये आपको ध्यान में रखने जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में किसी भी नाम से परिभाषा पूछी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही पूछे कि संचित पूंजी किसे कहते हैं, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरक्षित पूंजी किसे कहते हैं। तो आपको इनके दोनों तीनों जो भी नाम है वो आपको याद रखने होंगे। तो संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी, इसकी परिभाषा देखो, न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, कौन सी पूंजी कहलाती है, संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी कहलाती है। दोबारा सुन लो, न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, कौन सी पूंजी कहलाती है, संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी कहलाती है। इस प्रकार से हमने सारी कैपिटल का अध्ययन किया। अब इन कैपिटल को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का नाम है रामा लिमिटेड। ये एक सार्वजनिक कंपनी है, क्योंकि लिमिटेड शब्द आया है, सार्वजनिक कंपनी है। मान लेते हैं इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसकी अधिकृत पूंजी है। ठीक है, ये हो गई इसकी अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज कैपिटल। इस पूंजी में से मान लेते हैं कि इस रामा लिमिटेड ने 8 लाख रुपए तक की पूंजी निर्गमित कर दी। निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल 10 लाख में से की है, ध्यान रखना ये बात, 10 लाख में से 8 लाख की पूंजी निर्गमित कर दी, तो ये कहलाएगी निर्गमित पूंजी। अब 8 लाख में से मान लेते हैं जनता ने कितने की क्रय कर ली,
7 लाख रुपए की क्रय कर ली जनता ने। ठीक है, इसने तो निर्गमित कितनी की कंपनी ने? 8 लाख की, और जनता ने कितने की क्रय कर ली? 7 लाख की। तो जो क्रय कर ली है वो कहलाएगी प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित पूंजी। ठीक है, अब 7 लाख रुपए की जनता ने क्रय कर ली। अब कंपनी ने मान लेते हैं इसमें से कितने रुपए मांग लिए? 7 लाख में से 6 लाख रुपए कंपनी ने मांग लिए, तो ये कहलाएगी मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी। ठीक है, अब मान लेते हैं कंपनी ने तो 6 लाख रुपए मांग लिए, लेकिन सदस्यों ने यानी अंशधारियों ने चुकाए कितने? 5 लाख रुपए ही चुकाए, तो ये कहलाएगी प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारी की सारी कैपिटल है, ये सारी कैपिटल अधिकृत पूंजी में से निकली हुई है। शुरू में अधिकृत पूंजी थी 10 लाख, 10 लाख में से जनता में निर्गमित की 8 लाख, 8 लाख में से जनता ने क्रय कितनी की कर ली? 7 लाख की, और 7 लाख में से कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए? कितने रुपए की पूंजी मांग ली? 6 लाख की, और सदस्यों यानी अंशधारियों ने कितने रुपए की पूंजी चुका दी? 5 लाख की। तो ये सारी पूंजी हमने एक उदाहरण द्वारा समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब है मान आपको ये सारी परिभाषाएं समझ में आ गई है। तो इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल यानी अंश पूंजी के प्रकार का अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक हम लेंगे बकाया मांग। बकाया मांग, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग। जब किसी अंशधारी द्वारा, ध्यान से सुनना भाई परिभाषा, शब्दों को एकदम सरल अर्थ में बताते हुए बता रहा हूं, तो इस परिभाषा को ध्यान से सुनना। जब किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का निश्चित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे बकाया मांग कहा जाता है। दोबारा सुन लो एक परिभाषा। जब किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का निश्चित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी मांग या याचना को बकाया मांग या बकाया याचना कहा जाता है। बकाया मांग पर ब्याज की दर कितनी होती है? ब्याज की दर कौन से अधिनियम द्वारा? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक होती है। ध्यान रखना ये, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज की दर कितनी है? 10% वार्षिक। ठीक है, अब अगली बात है अग्रिम मांग। अग्रिम मांग जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, इसकी परिभाषा देखो। जब किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का भुगतान समय से पूर्व ही कर दिया जाता है, एडवांस है ना। जब किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का भुगतान समय से पूर्व ही कर दिया जाता है तो ऐसी मांग या याचना को अग्रिम मांग या अग्रिम याचना कहा जाता है। अग्रिम मांग पर ब्याज की दर कितनी होती है? ब्याज की दर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ब्याज की दर है 12% वार्षिक। कंपनी अधिनियम 1956 में जो बकाया पर ब्याज की दर थी वो थी 5% और अग्रिम पर थी वो थी 6%। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में इन दरों को दुगना कर दिया गया, यानी बकाया मांग पर ब्याज की दर को कर दिया गया 10% वार्षिक और अग्रिम मांग पर ब्याज की दर को कर दिया गया 12% वार्षिक। तो इस प्रकार ये 1 नंबर का प्रश्न बनकर आ सकता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया मांग तथा अग्रिम मांग पर ब्याज की दर बताइए। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे अंशों का निर्गमन।
अंशों का निर्गमन। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे। देखो, एक कंपनी अंशों का निर्गमन दो प्रकार से, एक तो आता है रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमन, और एक आता है रोकड़ के लिए निर्गमन। रोकड़ के लिए निर्गमन। अब इन दोनों को सीरियल वाइज अध्ययन करते हैं। पहले है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमन। रोकड़ को आपको सबको पता है, इंग्लिश में इसको कैश बोला जाता है। जितनी भी मनी है, करेंसी है, उसको कैश बोला जाता है, आपको पता है सबको। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी, उसने किसी व्यापार की किसी संपत्ति को क्रय किया, असेट्स को क्रय किया, ठीक है, और उस असेट्स को क्रय करने पर अब उस कंपनी को उस असेट्स का मूल्य चुकाना होगा, और मूल्य चुकाया जाता है कैश में, यानी रुपए में पैसे चुकाए जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि रुपए में तो पैसे चुकाती नहीं है, बल्कि उसके बदले में कंपनी क्या करती है, सामने वाले विक्रेता को अंश निर्गमित कर देती है। अंश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या कुछ भी हो, वो निर्गमित कर देती है। बस कैश के बदले अंश निर्गमित कर देती है। तो इसे कहा जाता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमन। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए श्याम लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है। श्याम लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जिसने 6 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक है, अब जब 6 लाख की मशीन श्याम लिमिटेड ने खरीदी है, तो श्याम लिमिटेड को कितने रुपए चुकाने होंगे? 6 लाख रुपए चुकाने होंगे। तो श्याम लिमिटेड क्या करेगी? ये 6 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो कैश नहीं करेगी, बल्कि कैश के बदले में सामने वाली पार्टी को इसके बदले में अंशों का निर्गमन कर दिया जाएगा। तो इसे कहा जाता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमन। समझ में आई बात? अब एक मिनट, इसमें भी यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कंपनी जब रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमित करती है, तो वो निर्गमन समूल्य पर भी हो सकता है, और प्रीमियम पर भी हो सकता है, और बट्टे पर भी हो सकता है। इसके लिए जो आगे एंट्री आएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब कंपनी कोई संपत्ति खरीदती है तो उसके बदले में अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, जिसे रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमन कहते हैं। अगला है रोकड़ के लिए निर्गमन। ये वाली बात आपको पता है, रोकड़ के लिए निर्गमन में 3 परिस्थितियां आती है। पहली, समूल्य पर निर्गमन। समूल्य पर निर्गमन, जब किसी अंश को उसके अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो उसे कौन सा निर्गमन कहते हैं? समूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सार्वजनिक कंपनी है, उसने क्या किया, 10 रुपए का एक अंश है, 10 रुपए का, और उसे निर्गमन भी कितने रुपए पर कर दिया? 10 रुपए पर ही निर्गमन कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को न तो कोई प्रॉफिट हुआ न कोई लॉस हुआ, क्योंकि 10 रुपए का अंश कंपनी जनता में 10 रुपए में ही निर्गमित कर रही है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है समूल्य पर निर्गमन। दूसरा है प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन, जब किसी अंश को
उसके अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमन किया जाता है तो इसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सार्वजनिक कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए का एक अंश है जिसे 12 रुपए में निर्गमित कर दिया। तो कंपनी को ऐसी स्थिति में अगर 10 रुपए की चीज को कंपनी 12 रुपए में इशू करेगी तो उसे प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट है यही क्या कहलाएगा, प्रीमियम। ठीक है, यानी अंकित मूल्य से अधिक पर, अंकित मूल्य है 10 और उससे अधिक यानी 12 रुपए पर, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट कमाकर कंपनी ने उसको 12 रुपए पर निर्गमित किया है, तो ये एक ऐसा निर्गमन कहलाएगा प्रीमियम पर निर्गमन, जिसकी सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी अंश को उसके अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रीमियम पर निर्गमन। अब बात आती है तीसरी, बट्टे पर निर्गमन। अब मैं आपको ये बता दूं, कंपनी अधिनियम 1956 में तो बट्टे पर निर्गमन शामिल था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है। ध्यान से सुनना, यह आपके प्रश्नों में भी मिल जाएगा कि क्या एक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। हाँ, इतना जरूर है कि वो स्वेट इक्विटी अंश यानी स्वेट समता अंशों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है। कौन से अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर सकती है, स्वेट समता अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।